Hello class, today we will read 28th chapter, Force, Work and Energy. Let's start this chapter. Yes, ma'am. जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें किसी ना किसी तरह की एनर्जी लगानी पड़ती है ना। हर काम करने के लिए हमें कोई भी, चाहे वो किसी चीज़ को पुश करना है, किसी को पुल करना है, हमें फोर्स लगानी पड़ती है, तभी हमारा कोई जो वर्क है वो एक्शन ले पाता है. Okay, in everyday life we see a number of actions such as pull और push. डेली रूटीन में हम बहुत सारे एक्शन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पुश एंड पुल. बहुत सारे कामों में हम पुश फोर्स लगाते हैं, बहुत सारे काम में हम पुल वाली फोर्स लगाते हैं. ट्विस्ट और टर्न, ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड और देयर शेप चेंज बाय द यूज ऑफ फोर्स. मैम ये तो आप करवाया ही नहीं चैप्टर. हाँ, मैं अभी आपको ये करवा रही हूँ ना. इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हमें इसमें से लर्न करने हैं. ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स, only one word question answers. Okay, that's why we are reading this chapter here. Objects can be moved on or their shape change. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मुझे किसी भी चीज को, सपोज करें मुझे एक टेबल को पुश करना है तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगी ना. उसको उसकी जगह से चेंज करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं. चाहे, और अगर मुझे उसको अपनी तरफ खींचना है तो भी मुझे पुल वाली फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर उसे मुझे दूर करना है तो मैं उस पर पुश की फोर्स लगाऊंगी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके प्लेस से मूव करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं. तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स इज द कैपेसिटी टू डू वर्क और मेक समथिंग मूव. फोर्स क्या है? किसी काम को करने की कैपेसिटी या किसी भी चीज को मूव करना, दैट इज फोर्स. टर्न और बेंड, किसी चीज को टर्न करना है. इवन मुझे अपनी नोटबुक भी टर्न करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी ना. किसी चीज को मुझे बेंड करना है, तो हर काम करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट मूविंग विल स्टे एट रेस्ट. जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है वो क्या, कौन सी पोजीशन पे होता है? वो रेस्ट पे होता है. अनलेस फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होती तब तक वो रेस्ट है. सपोज कीजिए आपने वो नोटबुक रख दी है तो वो तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक आप उसको लिफ्ट नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ टेनिस बॉल विल नॉट मूव अनलेस इट इज पुश्ड, बाउंस्ड और थ्रोन. टेनिस बॉल है या कोई भी चीज है, जब तक मूव नहीं करेगी, जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे, पुल नहीं करोगे, उसको बाउंस नहीं करोगे, मूव नहीं करोगे, वो अपने उसी प्लेस पे रहेगी. वंस अ बॉडी इज मूविंग इट रिक्वायर्स अ फोर्स टू स्टॉप इट. अगर एक बॉल या कोई भी चीज मूव कर रही है, अगर मुझे उसको रोकना है तो मेरे को फिर से फोर्स लगानी पड़ेगी. ठीक है ना. किसी बॉल को मूव करने के लिए या तो वो एक लिमिटेड पीरियड के बाद में खुद रुक जाएगी, लेकिन अगर मुझे उसको रोकना है तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी उस पर. This tendency of a body to stay at rest or to keep moving is known as inertia. ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन में होना या कीप मूविंग होना, उसको क्या बोलते हैं? इनर्टिया. Force is required to overcome the inertia of a body to make it change its state of being still or being in motion. यानी अगर हमें किसी भी चीज को या तो स्टिल करना है या उसको किसी मोशन में लाना है तो उसके लिए फोर्स इज रिक्वायर्ड. फोर्स जरूरी है उसको लगाने के लिए, किसी भी बॉडी को उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए. इट इज इजी टू मूव एन एम्प्टी ट्रॉली एंड टू स्टॉप इट. एक खाली ट्रॉली को मूव करना और उसको रोकना बहुत इजी है क्योंकि उसमें वेट नहीं है. However, when place heavy packages in the same trolley, it becomes difficult to get it to start moving or stop it once it starts moving. और अगर इसमें हम कोई हैवी पैकेजेस लोड कर देते हैं तो फिर इसको स्टार्ट करना, या स्टार्ट हो गई उसके बाद इसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा. फोर्स लगानी पड़ेगी ना, अपने आप नहीं हो पाएगा. इन अनदर वर्ड्स, एज मास इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे वेट बढ़ता है, मास इंक्रीज करता है, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गेट. जितनी ज्यादा, सपोज कीजिए एक बॉक्स है, एक तो आपने एम्प्टी बॉक्स उठाया, उसको लिफ्ट करने में आपको 2 मिनट लगेंगे, आप झट से उसको लिफ्ट कर लेंगे. लेकिन वही बॉक्स अगर बहुत ज्यादा हैवी होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, आपको जो हाँ, तो आपको जितना ज्यादा उसका मास इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही आपकी फोर्स लगेगी.
किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मोशन में लाना है, लिफ्ट करना है, तो उतनी उसके वेट के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी लगती है। इतना समझ में आ गया? अब आ गया टाइप ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पे देखिए, आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लर्न करने, आपको बहुत सिंपल वन वर्ड के। व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल इज अ फोर्स। क्या है फोर्स? पुश और पुल इज अ फोर्स। सिंपल। मैम वापस से बोलना मैम आंसर। व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल इज अ फोर्स। दो टाइप की एनर्जी नहीं, या तो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फोर्स। बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी एक्सपीरियंस इन आवर एवरीडे लाइफ, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। फ्रिक्शन और ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आपको पता ही है, जो सारी चीज एक सेंटर पे गिरती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और फ्रिक्शन क्या है? जब दो चीजें आपस में रगड़ी जाती हैं, आपस में रब होती हैं, तो फ्रिक्शन, हीट पैदा होती है। ठीक है, हम फ्रिक्शन की वजह से हम लोग इजीली चल पाते हैं। ये सब फ्रिक्शन है। दो चीजें आपस में जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है। मैम जैसे हमारा पैर और रोड। हाँ बिल्कुल। रब योर फिंगर्स ओवर अ रफ सरफेस। अगर आप अपने फिंगर्स को किसी रफ सरफेस पे रब करते हैं, यू विल नोटिस दैट देयर अपीयर्स टू बी अ फोर्स ट्राइंग टू स्टॉप योर फिंगर फ्रॉम मूविंग। आप देखोगे, आपने रब किया अपने हाथों को, आपने देखो कि एक फोर्स, एक एनर्जी पैदा हुई। अब अपनी फिंगर्स को मूव करना छोड़ दीजिए। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो जो एनर्जी, जो आपको रब करने पे जो फोर्स महसूस हुई है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट और ट्राइंग टू साइड अक्रॉस वन अनदर। एक दूसरे के कांटेक्ट में जब दो चीजें आती हैं या एक दूसरे के साइड में आती हैं, तो फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन टेंड्स टू स्टॉप टू सरफेसेस इन कांटेक्ट फ्रॉम मूविंग। अब फ्रिक्शन है, दो सरफेसेस को आपस में मूव करने से भी रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। रफ सरफेसेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। जितना रफ सरफेस होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी। आपने देखा ना, आपके शूज होते हैं एकदम स्मूथ नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन बने होते हैं, कुछ लाइंस बनाई दी जाती हैं जिससे कि ज्यादा फ्रिक्शन। टायर होते हैं जो कार के या बस के, कोई भी टायर देखते हो, वो टायर एकदम स्मूथ होते हैं, एकदम प्लेन होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट डिजाइन होते हैं ना। वो फ्रिक्शन पैदा करने के लिए उनको थोड़ा रेज्ड ऐसे बनाया जाता है कि वो थोड़े रफ हों। जितना ज्यादा रफ होगा उतना फ्रिक्शन अच्छा होगा। If there is no friction between the ground and the soles of our shoes, we would not be able to walk. अब देखिए, अगर हमारे शूज के सोल्स और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, हम चल ही नहीं पाएंगे। We would keep slipping and falling. हम स्लिप होते जाएंगे। ये फ्रिक्शन ही है जो हमें अच्छे से चला पाता है। हम स्लिप हो जाएंगे और गिरते रहेंगे। फ्रिक्शन है जिससे हमारी जो पकड़ बनी रहती है ग्राउंड पे। अब यहाँ पे बताया कि हाउ डज अ कार स्टॉप व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स। वो भी, उसमें भी फ्रिक्शन पैदा होता है टायर और रोड के बीच में। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी अगर मैं चल रही हूं तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा, तो मुझे फ्रिक्शन लगानी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब वो रुकेगी। ऐसे ही कार के ब्रेक क्या लगते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, तब वो कार मूव करती है। ब्रेक लगाते हैं ना, तो कार के टायर की फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो कार रुक जाती है। इट ऑलवेज स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जब फ्रिक्शन होता है तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को वो स्लो कर देता है। अब यहाँ पे आ गया, when we rub our hands together, the friction between our hand produces heat. यहाँ पे देखिए, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हमारे हाथों को जब रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, सबको पता है। When we strike a match, the rubbing of the match on the rough surface creates enough heat to set fire to the chemicals at the end of the matchstick. अगर हम मैचस्टिक को बर्न करते हैं तो हम जो मैचस्टिक है, जो उसका बॉक्स है, उसके साथ उसको रब करते हैं, फ्रिक्शन पैदा होता है, तो
मैच स्टिक बर्न करती है, वो भी फ्रिक्शन क्रिएट करता है. As a spacecraft, spacecraft re-enter the Earth atmosphere, there is a lot of friction between the air and the surface of the spacecraft. जैसे ही spacecraft अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है ना, तो वहां पे एयर और सरफेस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है. दिस प्रोड्यूसेस अ ग्रेट डील ऑफ हीट. इस तरह से फ्रिक्शन की वजह से ग्रेट डील ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है. टू ओवरकम दिस इंटेंस हीट, स्पेशल टाइज आर फिटेड अराउंड द स्पेसक्राफ्ट टू प्रोटेक्ट द एस्ट्रोनॉट. बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसी एयरक्राफ्ट के अंदर स्पेशल टाइज लगाई जाती है अराउंड द स्पेसक्राफ्ट, ताकि एस्ट्रोनॉट को प्रोटेक्ट किया जा सके. क्योंकि इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए स्पेशल टाइप की टाइज लगाई जाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. In motor cars, oil is used to lessen the friction between the different metal parts. मोटर कार के अंदर ऑयल यूज किया जाता है फ्रिक्शन को लेस करने के लिए. लुब्रिकेट हो जाती है, जैसे हम किसी चीज पे ग्रीस लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं तो वो लुब्रिकेट हो जाती है, तो फ्रिक्शन कम हो जाती है बिटवीन द डिफरेंट मेटल पार्ट्स. यानी उन वो जो मशीनरी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, अंदर मशीन मूव कर रही है, उनके बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए उनमें ऑयल डाला जाता है, ताकि वो ज्यादा घिसे नहीं, ज्यादा मूव नहीं करें, ज्यादा देर तक वर्क कर सके. The oil forms a film between the metal surfaces. और वो जो ऑयल हम डालते हैं एक फिल्म मतलब फॉर्म करती है मेटल के बीच में, so that they don't rub against each other. अब कोई भी आपने देखा है आपके लैचेस, डोर लैचेस कभी कभी बहुत टाइट हो जाते हैं, तो हम उनको लुब्रिकेट करते हैं ना, हम उनमें ऑयलिंग करते हैं ताकि वो इजीली बंद हो जाए. तो वो भी एक तरह से उनके अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए, वो लुब्रिकेटिंग की वजह से उनकी फ्रिक्शन कम होगी और वो इजीली वर्क कर पाएंगे. इसी तरह से जो मेटल सरफेसेस हैं, किसी भी मशीन के अंदर उनको लुब्रिकेट किया जाता है फिर, ताकि उनकी फ्रिक्शन को लेस किया जा सके, वो इजीली स्मूथली वर्क कर सके. दिस प्रिवेंट्स द इंजन फ्रॉम ओवरहीटिंग एंड रिड्यूसेस द वेयर एंड टेयर ऑफ द पार्ट्स. अब यही बात है कि अगर हम लुब्रिकेट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो क्या होता है, ओवरहीटिंग होना प्रिवेंट हो जाता है, मतलब इंजन की ओवरहीटिंग होना कम हो जाता है, और इस तरह से जो उसके जो पार्ट्स हैं बहुत टाइम तक काम कर पाते हैं. वरना अगर हम उसको लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो उनके पार्ट्स जल्दी डैमेज हो जाएंगे. Now, when we hold a pencil and then drop it, it falls to the ground. आपको पता है ना, अगर हमने एक पेंसिल को होल्ड किया और उसको ड्रॉप कर दिया, मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो ग्राउंड पे गिर जाएगी. For the pencil to fall downwards, there has to be a force pulling towards the ground. मतलब कोई एक ऐसी फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है. मैं अगर इस पेंसिल को ड्रॉप डाउन कर दूंगी, नीचे जाएगी ना, कोई भी चीज, एनीथिंग, वो नीचे जाएगी क्योंकि एक फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है. ठीक है. We can feel this force when we hold an object in our hand. This is known as weight. हम इस फोर्स को खींच सकते हैं क्योंकि हमें कोई भी चीज में वेट महसूस होता है ना, कभी वो लाइट भी है, हैवी भी हो सकती है. वो हमें किसी भी चीज का वेट होना, जहाँ पे ग्रेविटी है वहां पे हमें किसी भी चीज का वेट फील होता है, और जहाँ पे नहीं होगी तो वो हमें नहीं फील होगा. तो हमें जब किसी भी चीज का वेट फील हो रहा है तो हम उस फोर्स को फील कर रहे हैं कि फोर्स कौन सी है. सर आइजैक न्यूटन एंड इंग्लिश साइंटिस्ट, आपको एक तो नेम लर्न कर लेना है, ठीक है. न्यूटन, आइजैक न्यूटन, द इंग्लिश साइंटिस्ट was the first person to discover why things have weight and fall to the ground. ये पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने ये सर्च किया कि हर चीज का अपना एक वेट होता है और वो नीचे ग्राउंड की तरफ क्यों जाती है. It is said that after seeing an apple fall from a tree, he began thinking about why this should happen. जब वो किसी, ऐसे माना जाता है कि वो किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरा, तो उन्होंने तब इस बारे में सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था. तब ये दिस इज 28. 20.
explanation was that the earth and the apple attract each other. अब उन्होंने इस पे उनकी थ्योरी से उनको ये पता लगा कि अर्थ और एप्पल के बीच में दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, अर्थ और एप्पल ने. द अर्थ बीइंग सो लार्ज इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द पुल ऑफ द एप्पल. ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया. अर्थ इतनी बड़ी है तो एप्पल की पुल से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. However, the apple is being smaller, एप्पल छोटा है तो वो अर्थ के टुवर्ड्स खींचा चला गया. अर्थ बड़ी है, उसने खींचा, एप्पल चला गया, लेकिन एप्पल की जो फोर्स है वो कम है, वो छोटा है, तो इस वजह से एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया. दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया. जो भी फोर्स है इन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. द फोर्स दैट अट्रैक्टिंग दीज थिंग्स थ्रू स्पेस इज नॉन एज ग्रेविटी. ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ग्रेविटी? द फोर्स दैट अट्रैक्टिंग थिंग्स थ्रू द स्पेस इज नॉन एज ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट. सारे ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी काम करती है, सबको पता है. इट इज दिस फोर्स दैट होल्ड्स एवरीथिंग. इसी फोर्स की वजह से सब चीजें अर्थ सरफेस पे ऐसे रुकी रहती हैं, उनका जिनका वेट हमें फील होता है. टू द अर्थ सर्फेस एंड कॉजेज देम टू हैव वेट. इसी की वजह से हमें सब चीजों का वेट फील होता है. इफ देयर हैड बीन नो ग्रेविटी ऑल ऑफ अस वुड हैव बीन फ्लोटिंग इन स्पेस. अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम सब क्या फ्लोट करेंगे, चीजों का अपना वेट ही नहीं होगा, वो उड़ती रहेंगी. तो ग्रेविटी है जिसकी वजह से हर एक चीज होल्ड करी हुई है, अपनी अपनी जगह पे टिकी है, हम चल पाते हैं. चीजों का वेट है, हर चीज का हमें वेट फील होता है. द फर्दर वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ द पुल ऑफ ग्रेविटी रिड्यूसेस. अगर हम अर्थ से मूव कर जाते हैं तो जो ग्रेविटी फोर्स है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन एनीथिंग इज नोन एज इट्स मास. किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, टोटल अमाउंट उसका मास है, मतलब उसको टोटली वो कितना है वो उसका वेट है, मास. टोटल अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास. द मोर मास समथिंग हैज द मोर इट पुल टुवर्ड्स द अर्थ बाय द ग्रेविटी एंड देयरफॉर द ग्रेटर इज इट्स वेट. जितना उसका वेट होगा उतना ज्यादा वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और यही इसका therefore the greater is its. इसी तरह से उसका वेट भी ग्रेटर होता जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, since the force of gravity is 1/6, very important question. The force of gravity on the moon is 1/6 of the force of gravity on Earth. ठीक है, 1/6 पार्ट है ग्रेविटी ऑफ जो है ग्रेविटी ऑन द मून is 1/6 of the force of gravity on the earth. तब 1/6 पार्ट है अर्थ की ग्रेविटी का वो मून पे. Your weight on the moon will be 1/6 of your weight on the earth. मून पे आपका वेट 1/6 पार्ट होगा उसका अर्थ के कंपैरेटिवली. But your mass will be the same on earth and on the moon. लेकिन आपका जो मास है, आपका टोटल जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल अमाउंट ऑफ वेट है वो उसका सेम होगा. वर्क एंड मशीन. When an object is moved from its position, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम उसकी पोजीशन से मूव कर सकते हैं, मतलब कर देते हैं या हटा देते हैं, then work is said to be done. ऐसे मतलब इसका मतलब काम हो गया, वर्क डन हो गया. मुझे कोई चीज यहाँ से लिफ्ट करके वहां रखनी है, तो इट मीन्स आई हैव डन माई वर्क. A machine is a device that makes work easier for us. ठीक है, मशीन ऐसी डिवाइस है जो हमारे लिए काम को easier बना देती है. It overcomes a force and at one place by enabling a force to be applied somewhere else. ये क्या करती हैं, किसी भी फोर्स को ओवरकम कर लेती हैं और जहां पे इसको अप्लाई करना होता है वहां पे उसको लगा लेती है. मशीन फोर्स को ओवरकम कर लेती है और जहां पे इसकी जरूरत होती है वहां इसको यूज करती है. मशीन्स आर यूजली सिंपल और कॉम्प्लेक्स. छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, एकदम छोटी छोटी मशीन्स भी हैं और बहुत
बहुत बड़ी बड़ी भी हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन यूजुअली कंटेन कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंपल मशीन्स। अब कॉम्प्लेक्स मशीन्स के अंदर क्या छोटी छोटी सिंपल मशीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो जुड़ी होती हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू है, ये भी एक तरह की छोटी छोटी मशीन्स हैं किसी चीज को टाइट करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजों का कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स मशीन। 5 simple machines are ramp, pulley, lever, screw, wheel and axle. अब ये देखिए छोटी छोटी सिंपल मशीन, ये रैंप है। किसी भी चीज को, हैवी ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट करने के लिए इस रैंप का यूज किया जाता है। A ramp is a machine which is an inclined plane that makes it easy to go up a short distance. किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किसी चीज को ऊपर चलाना तो हमारे लिए बहुत इजियर बन जाता है रैंप की हेल्प से। अब ये पुले है, देखिए ये हम जो वेल से पानी निकालते हैं तो इस पुले का यूज होता है, बहुत इजी हो जाता है, हमको इसका वेट नहीं लगता है। अ पुले इज अ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील। पुले के अंदर क्या है, व्हील लगा होता है। कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील विच इज डिजाइन टू हैव अ रोप पासिंग अराउंड इट। इस तरह से डिजाइन बनाया होता है कि इसके ऊपर से एक रोप गुजर जाए। अ पुले enables us to lift heavy weights by pulling the rope downwards. अब हम इस रोप को हम नीचे छोड़ेंगे तो ये बकेट नीचे चली जाएगी, फिर इसमें वाटर फिल हो जाएगा, फिर हम इस रोप को वापस अपनी तरफ खींचेंगे तो बकेट फिल होके हमारे पास आ जाएगी। तो पुले एक ऐसी मशीन है जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए। इट इज मच इजियर टू लिफ्ट समथिंग हैवी सच एज car engine by pulling it downwards because the force of the gravity also act downwards and helps add the body weight to the pulling force. किसी भी चीज को ऊपर से नीचे लाने के लिए या नीचे से ऊपर लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस तरह से जो चीजें हैं उनका वेट हमें कम महसूस होता है क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स भी वहां पे काम कर रही होती है। ग्रेविटी की फोर्स भी, ऊपर से किसी चीज को नीचे डालना है तो आप पुले का यूज करोगे, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी और हमें उस चीज का वेट लगेगा ही नहीं। अब ये देखिए क्लॉ हैमर। अब इस तरह से देखिए इस बोल्डर को लिफ्ट करने के लिए ये पड़ा है, इसे लिफ्ट नहीं हो रहा तो इसको क्लॉ, ये जो फल्क्रम है, ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं फल्क्रम। ये क्लॉ हैमर है, इसको इससे हम जोर लगाएंगे तो ये बोल्डर लिफ्ट हो जाएगा। A claw hammer used to pull out nails. Nails यानी जो कीलें होती है ना, कील निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्लॉ हैमर। जो कीलें फंस जाती हैं, हमें नहीं चाहिए, उनको निकालने के लिए हम क्लॉ हैमर यूज करते हैं। छोटे छोटे हैं, ये बड़ा है यहाँ पे। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीवर। द पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ अ लीवर अराउंड विच इज द लीवर वर्क इज नॉन एज फल्क्रम। यानी कोई भी किसी चीज को निकालने के लिए या किसी वेट को अपनी जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए हम लीवर का यूज करते हैं। तो जहां पे ये लीवर काम कर रहा है, जहां पे ये फोर्स लग रही है, ये है फल्क्रम। ठीक है, ये ऐसे इस तरह के चैप्टर आपके नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। नाउ स्क्रू। अ स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ पोल। ये देखिए एक पोल के अराउंड स्क्रू रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है। Some simple example include wood and metal screws, and the screws on jars and bottles are their tops. कुछ सिंपल एग्जाम्पल है, ये स्क्रू टाइट करते हैं ना, किसी भी चीज को टाइट करने के लिए, बॉटल का जार है, उनको टाइट करने के लिए स्क्रू बनाए होते हैं ताकि वो घूमते रहते हैं और वो चीज टाइटली पैक हो जाती है, तो हम स्क्रू यूज करते हैं। अब ये देखिए व्हील एंड एक्सल। ये सिंपल मशीन्स हैं। द व्हील एंड एक्सल मेक इट पॉसिबल टू मूव हैवी लोड्स इजीली। अब ये व्हील पे जो सारा फोर्स है ना, ये इन पे लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को इजीली मूव कर पाते हैं क्योंकि सारी फोर्स इस व्हील पे लग रही है, हमें उसका वेट नहीं फील हो रहा है। तो व्हील की हेल्प से हम किसी भी हैवी जो चीज है उनको इजीली लिफ्ट कर पाते हैं। Yes. Now energy. Energy is a source of power that makes something work. किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए ना,
फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज द मसल्स इन आवर आर्म्स टू लिफ्ट थिंग्स. कोई भी चीज उठानी है, हम अपने मसल्स को यूज करते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम ये जो पेज नंबर 169. ये बेटा आप मुझे कल क्लास में पूछ लेना, ठीक है? मैम एक बार चैप्टर क्लियर कर देते. मैम ये 169 पे जो पेज है इस पे ये लिख रहा था ना मैम, ये सूरज की किरण इधर आ रही है फिर. अभी बेटा मैं 169 पे आई नहीं ना. अभी एक बार मुझे 168 रीड करने दें. एनर्जी इज एनी सोर्स ऑफ पावर दैट मेक समथिंग वर्क. ठीक है, किसी भी चीज को काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज द मसल्स इन आवर आर्म्स टू लिफ्ट थिंग्स. जैसे हमें किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए हमने अपने मसल्स को यूज करना पड़ेगा, अपने आर्म के मसल्स को यूज करना पड़ेगा. वी कुक फूड ऑन द स्टोव. एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल इज यूज्ड. फ्यूल एनर्जी यूज हो रही है अगर हमें खाना पकाना है. मतलब अलग अलग तरह की एनर्जी यूज होती है अलग अलग तरह के काम करने के लिए. देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट एंड साउंड. साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है. हमें देखना है, हम लाइट ऑन करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. अगर हमें कुछ सुनना है, बोलना है तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो अलग अलग तरह की एनर्जी हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क को करने के लिए. टाइप्स ऑफ एनर्जी. द सन्स एनर्जी reaches us in the form of heat and light. The source of light from the sun, a star, and a light bulb is known as direct light. सन से जो हमें हीट और एनर्जी मिल रही है वो हमारी है हीट, जो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी. When direct light of from one object is bounced off another object, it is called reflected light. यानी एक ऑब्जेक्ट की लाइट दूसरे पे जब पड़ रही हो तो वो उसकी लाइट नहीं है, वो उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है. जैसे सन की लाइट से मून लिट होता है, मून चमकता है ना, तो वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है. एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट की लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ रखी है, उसको भी लाइट दे रही है. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड. द डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द सन रिफ्लेक्ट ऑफ द मून टू प्रोड्यूस मूनलाइट. इसी तरह से सन की जो डायरेक्ट लाइट है वो मून पे पड़ती है और मून पे रिफ्लेक्शन आता है और मून भी हमें लाइट देता है. The energy that we receive from the sun is known as solar energy. The energy stored in things such as food, coal, petrol and gas is known as chemical energy. जो भी फ्यूल्स हैं उनके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल. वो केमिकल बर्न्स होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं. जैसे वुड है. मूविंग थिंग्स कंटेन ए फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉन एज काइनेटिक एनर्जी. जितनी भी चीजें मूव करती हैं उनमें एक एनर्जी है, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर और ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एक चीज से दूसरी में ट्रांसफर होती है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है. अब साउंड भी एक तरह की एनर्जी है. दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड कैरिड थ्रू द एयर टू अवर ears. ठीक है, एक वाइब्रेटिंग एक चीज बजती है, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होकर हमारे कानों तक पहुंचती है. दैट इज कॉल्ड अ साउंड एनर्जी. हम बहुत तरह के अलग अलग तरह के साउंड सुनते हैं. ठीक है, दे कैन बी हाई और लो. हाई साउंड फास्ट वाइब्रेशन से बनते हैं और लो साउंड है जो लो वाइब्रेशन से होते हैं. साउंड कैन बी हाई और लो, एवरेज और एवरेज के भी होते हैं. दिस क्वालिटी कॉल्ड द पिच ऑफ द साउंड. मतलब अगर हमने उसकी पिच हाई करनी है, लो करनी है, मीडियम करनी है, उसको क्या बोलते हैं? पिच ऑफ द साउंड. अब आगे, द एयर दैट मूव इज नॉन एज विंड. जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? विंड. विंड कैन टेक द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज और अ डिस्ट्रक्टिव गेल. We can use wind to transport us from place to place. For example, by using hang glider और याच. जो आपके जो शिप सेल करते हैं वो भी हवा की हेल्प से उनको मिलता है. ठीक है, याच है जो हैंड ग्लाइडर्स हैं, ये सारे हवा की हेल्प से चलते हैं. और आजकल तो हम विंड मिल एनर्जी भी यूज करते हैं
वाटर को पंप करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड एनर्जी को यूज किया जाता है। तो यानी हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने तरह तरह की एनर्जी पढ़ ली है, फोर्स और एनर्जी। ओके, चैप्टर इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.